नमस्कार दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म जो सिक्किम के नामची जिला स्थित चिम्चे में अवस्थित है। यानी आदर्श रूप से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा की गोद में मध्य हिमालय के प्राचीन पहाड़ में स्थित है। इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है जिसने विश्व के शीर्ष पर माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि कई बार संस्थान के झंडे को गर्व से फहराने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस केंद्र का मिशन पर्यावरण पर्यटन के लिए उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को आरंभ करना, विकसित करना और बनाए रखना, स्थानीय कौशल विकसित करना और स्थापित परंपराओं के प्रति संवेदनशील बनाना है। और इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी ट्रेनिंग दिया जाता है, इसके लिए हमने जानकारी लिया है इस इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर राजीव राय से। दर्शकों, आज हम खड़े हैं सिक्किम के नामची जिला स्थित चिम्चे इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म इंस्टीट्यूट पे और मेरे साथ खड़े हैं इस इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर राजीव राय। तो आपको स्वागत है सर। थैंक यू। तो सर, आप इस इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस इंस्टीट्यूट में कौन सी कोर्सेज होती है और अभी इस इंस्टीट्यूट में कितनी प्रशिक्षार्थी है? हमारा इंस्टीट्यूट सिक्किम सरकार का एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमारा ये माउंटेनियरिंग कोर्स करते हैं हम लोग। और माउंटेनियरिंग के साथ साथ हम एलाइड कोर्सेज भी करते हैं, जैसे माउंटेन बाइकिंग है, पैराग्लाइडिंग है, गाइड ट्रेनिंग, ये सब हम करवाते हैं। और माउंटेनियरिंग के लिए हमारा इनटेक है मैक्सिमम 40 स्टूडेंट है और दूसरे के लिए हम 60-70 तक हम जा सकते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि 40 इनटेक होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी इच्छा रखते हैं कि यहाँ पे आकर ट्रेनिंग ले, उनको कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है? वेबसाइट में दिया हुआ है सब कोर्सेज की कैलेंडर प्लस हमारा फॉर्म वगैरह सब है उधर। इसलिए जो आप लोग जो भी इधर कोर्स करना चाहते हैं, आप लोग वो वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म डाउनलोड करके हमें पेमेंट करके हमें बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। और उसके ऊपर हमारे ये सुविधा भी दिया है कि आप लोग फॉर्म निकाल के थ्रू व्हाट्सएप भी आप लोग एडमिशन कर सकते हैं। ये डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। जैसे एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए हमारा 22,000 है, उसका तालीम 28 दिन का होता है। उसमें हम सब खाना पीना और ट्रांसपोर्टेशन सब इंक्लूडेड है। और बेसिक के लिए 28 दिन ही होता है, लेकिन उसके लिए कोर्स फी है 20,000। वैसे डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए डिफरेंट है। हमारा स्कीइंग होता है, स्कीइंग 14 दिन का कोर्स होता है। इसे पैराग्लाइडिंग का 5 दिन का होता है। माउंटेन बाइकिंग 1 हफ्ता का रहता है। उसका सब स्ट्रक्चर हमने वेबसाइट में डाला है, आप वो देख के वो ऑनलाइन पेमेंट करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सर, ये इंस्टीट्यूट विगत 2009 से स्थापित होकर अभी तक बहुत सारे बच्चे को ट्रेनिंग दे चुका होगा। तो अब तक 2023 तक लेके कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग करके नेशनल को रिप्रेजेंट किया है? अब तक तो बहुत ट्रेनिंग दे चुका हो, लेकिन जो तेलंगाना का ग्रुप था उनका एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आया था। तो उन लोगों में 13 लेडीज़ थे। वो लोग ने सक्सेसफुली ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। और अभी हमने खबर मिला है कि हमारा एक बच्चा था आसाम का, उसने भी कंचनजंगा नेपाल के साइड से अभी समिट किया है। तो सर, ये सब जानकारी हमें प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू। और दर्शकों, आपको मिलाना चाहेंगे इसी संस्थान के पूर्व कर्मचारी एवं भारत की साहसी महिला जिसने विश्व के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की सफल आरोहण करके हमारे राष्ट्र को गर्व महसूस करवाया है। जी, ये साहसी महिला है सिक्किम के सोरेंग की
रहने वाले श्री BM प्रधान तथा PK प्रधान के बेटी के रूप में जन्मा मनीता प्रधान, जिन्होंने 1 जून 2001 की सुबह 5 बजे विश्व के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफल आरोहण किया है। और मनीता प्रधान माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली सिक्किम के तीसरा महिला माउंटेनर है और माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट जो 8,848.86 मीटर है, इस पर चढ़ने वाली सिक्किम के पहली महिला माउंटेनर है। हारता जो नहीं कठिनाइयों से कभी, जिसका लक्ष्य हो मंजिल को पाना, धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने बैठना नहीं सीखा, अग्नि जिसमें लगन की जलती हो, सफलता उसी को मिलती है। वैसे तो हमारा मन यूं ही किसी चीज़ के ऊपर लुभा जाती है, लेकिन दोस्तों किसी भी इच्छा के ऊपर विजय तभी ग्रहण करते हैं जब उसके ऊपर एकाग्र होकर उसके ऊपर चलना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसी ही साहसी महिला जो सिक्किम की बेटी है, मनीता प्रधान। ये जो मंजिल है उसको हासिल करने के लिए किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, ये सब इनके कहानी जानेंगे इन्हीं के जुबानी। तो सबसे पहले आपको स्वागत है मैम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे साथ बैठी हो। वैसे भी आपको देख के इतनी सारी जो महिलाएं हैं वो आपसे बहुत इंस्पायर होते होंगे। सबसे पहले आपके लिए मैं सवाल करना चाहती हूँ मैम, ये जो माउंटेनियरिंग के ऊपर आपका रुचि कब से और कैसे हुई? जैसे कि आपने मुझे पूछा कि मुझे कब से रुचि है ये फील्ड में, तो जब मैं क्लास 9 में थी तब NSS से मैं ट्रेनिंग गई थी और ट्रेनिंग जाने के बाद से मुझे ये माउंटेनियरिंग का करने का मन से इच्छा हुआ। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली 99 से। सो 99 से स्टार्ट करके व्हेन आई वाज इन क्लास 9 तब 1 महीने के लिए किया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई करना था। क्लास 12 तक मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया। तो जैसे कि आपने बताया कि इस माउंटेनियरिंग के ऊपर आपको जब आप क्लास 9 पे थी तब से, यानी कि बचपन से आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट हुआ, लेकिन फिर भी ये माउंटेनियरिंग जो है इसको करने के लिए बहुत सी साहस चाहिए होती है क्योंकि ये बहुत बिग प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अभी जैसे कि मुझे इच्छा हुआ कि मैं भी माउंटेनियरिंग करूं तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक माउंटेनियर को याद रखना पड़ता है? मुझे बचपन से, आपने जैसे कि पूछा कि बचपन से, ऑब्वियसली मुझे बचपन से था, मगर इसके लिए बहुत सा चीज़ें हैं जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट के लिए फैमिली का सपोर्ट दैट मस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, और हमें बहुत सा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़, एग्ज़ाम्पल हमें नींद को, फर्स्ट ऑफ ऑल नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत सा चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करना पड़ता है, जंक फूड वगैरह वगैरह। मगर ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, ये नहीं है, आप करना चाहोगे तो यू कैन डू इट। जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना पड़ता है, जैसे अपने खान पान को भी ध्यान रखना चाहिए, और ये जो माउंटेनियरिंग है इसके लिए बहुत सारे हमें नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी स्टेबल होना चाहिए। तो फिर आपने ये जो बताया ये हुआ बेसिक चीज़ें। जब आपने माउंटेनियरिंग किया इससे पहले आपने कैसे इसको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ करना पड़ा? पहले तो जब मैंने 99 में किया था, दैट वाज माय बेसिक कोर्स। उसके बाद जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 10, 12, कॉलेज, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में भी इसका पढ़ाई होता है। बेसिक कोर्स के बाद एडवांस कोर्स होता है, एडवांस कोर्स के बाद MOI और सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होता है। तो ये सब हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है। नाउ डेज पीपल डू माउंटेनियरिंग एज अ ऐसे मजाक में लेके करता है, मगर आप जितना कोर्स करके जाओगे उतना ही नॉलेज भी होगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जब मैं 2019 तक मैंने NSTC में काम कर रही थी, आई लेफ्ट जॉब बिकॉज़ मैं सेलेक्ट हो गई थी IMF से।
ये मैंने जो एवरेस्ट क्लाइंब किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर है, ऑर्गेनाइज बाय IMF दिल्ली, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो ये बहुत टफ सिलेक्शन था हम लोग के लिए। तो ऐसे सेलेक्ट होते होते, क्योंकि बहुत क्राइटेरिया था, जैसे कि कितना माउंटेन आप आगे चढ़ चुके हैं, कितना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है आपने, और क्या क्या कौन से इंस्टीट्यूट में आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सो मेनी थिंग्स। तो इसमें यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने जॉब छोड़ दिया, नाउ डेज आई एम जॉबलेस। तो ये चीज़ें आपको पहले ही दिमाग में सेट करना पड़ता है कि मैं माउंटेन में जा रही हूँ, तो नॉर ये फैमिली फ्रेंड्स जितना भी आपका सपना है वो सब छोड़ के, पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यही है स्ट्रगल, सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि जब आप बोन साइन करते हो माउंटेन जाने से पहले कि आपका सबसे क्लोजेस्ट वन मॉम एंड डैड, आपका वो छोड़ के जाना पड़ता है। एवरीथिंग यू हैव टू लेफ्ट बिहाइंड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी जाना कि किसी भी सक्सेस को हासिल करने के पीछे ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें होती है जिनको हमें पीछे छोड़ के आना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया और ऑर्गेनाइज IMF ने किया। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ पे सेलेक्ट होने से पहले क्या कुछ करना पड़ा और वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगा? 2015 से मैंने माउंटेनियरिंग छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, एंड 2019 में फिर मैंने ज्वाइन किया था, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया है बोल के मैंने एक फॉर्म ही भरा था। मुझे नहीं लगता था कि मैं ये कर पाऊँगी, बिकॉज 1500 फॉर्म वाज देयर इन IMF। तो सेलेक्ट करते करते उन लोग ने हम लोग को चूज़ किया। 130 लोग को कंपटीशन में रखा। सो अमंग 130 फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन, ट्रायल होते गया। इट वाज वेरी टफ कंपटीशन। मैंने कभी लाइफ में इतना टफ कंपटीशन बैठा ही नहीं था। मैंने इतना टफ, मुझे बहुत टफ लगा, क्योंकि 2012 में भी मैंने कंपटीशन में बैठा था, मैं बैठी थी, मगर इतना टफ नहीं था। तो वो कंपटीशन वाज रियली टफ। और वहाँ से होके 12 लोग सेलेक्ट हुए थे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 2 फॉर एवरेस्ट, 2 फॉर लोत्से, 4 फॉर नुप्से एंड 4 फॉर पोमोरी। तो जैसे कि आपकी बातों से ये पता चलता है कि आपके ऊपर कितना क्षमताएं हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि सबसे पहले जब आपने फॉर्म फिलअप किया तब 1500 पार्टिसिपेंट्स थे, उसके ऊपर फिर सेलेक्ट होते होते 130 हो गए। उसके बाद फिर आउट ऑफ 12 में आपका नाम आया, फिर आप माउंट एवरेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसको आप थोड़ा एलाबोरेट करके हमारे दर्शक जो है उनको बता दीजिए। कंपटीशन का क्या था प्रोसेस? मीन्स फर्स्ट में जब हम लोग का 130 का कंपटीशन हुआ था तो 35 हम लोग नीम में थे, 65 लोग नीम में सेलेक्ट हुए थे और 65 जिम में, दैट इज़ जम्मू में है इंस्टीट्यूट, डिफरेंट इंस्टीट्यूट, और मैं नीम में थी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कंपटीशन इस तरह से होगा। तो फर्स्ट में हम लोग का मैराथन था, उसके बाद लोड फेरी मीन्स यू हैव टू कैरी 30 किलो। एक बार में आपको 30 किलो करना था। और सर लोग हमें दिखा देता था कि तुम्हें वहाँ टॉप में पहुँच के आना है। तो हम लोग वो 30 किलो कैरी करके पानी भी साथ लेके जाते थे। समटाइम्स विल रिच, एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग को बैग दे दिया, कैरी बैग, वो बैग पैक करके फिर हम लोग को छोड़ दिया कि आप लोग वहाँ आप लोग को पहुँचना है। तो मेरे दोस्त, सबसे तेज़ दोस्त था रिगजिंग, वो ही इज़ फ्रॉम लद्दाख। He'll reach around 1 बजे पहुँच गया था, सुबह के 7 बजे जाके छोड़ दिया था हम लोग को। तो वो दिन के 1 बजे पहुँच गए थे। तो मैं 5 बजे पहुँची थी। होल डे आई वॉज वर्किंग लाइक अ हेल। पानी भी नहीं था वहाँ पर, जहाँ पर हम लोग को दिखाया था सर ने जाने के लिए, वहाँ पर पानी भी नहीं था। वी वर सो थर्स्टी, इतना ज़्यादा हम लोग को पानी का प्यास लगा था कि मैंने और जेरी और एक लड़की था, उसने वो जो काव होता है ना, काव, वो जो कुचलता है मट्टी में पानी, वही वाला पानी पिया था हम लोग ने।
तो उसके बाद लोड फेरी इज़ द मस्ट, और कंपटीशन होता था, आपको कैरी करना है बैग, उसके बाद दौड़ो, हु विल रीच द फर्स्ट, ऐसे करके बहुत सा कंपटीशन था, ऐसे वाला था। और नाइट में भी हुआ है कंपटीशन, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू वाला। नाइट में आपको, रात में आप सो गए हो तो सीटी मारता था, तो यू हैव टू वेक अप एनी टाइम। तो ये ट्रेनिंग सेंटर में जो एक्टिविटीज़ होती है वो उस चीज़ के ऊपर ये चर्चा हुई। ये सिर्फ कंपटीशन का है, कंपटीशन में ये सब करना है। तो ये जो इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे माउंटेनियरिंग कोर्स कराते हैं, जब आप वहाँ पे फॉर्म, जो आपने बोला कि आपने फॉर्म फिलअप किया सबसे पहले, तो वहाँ की इंफॉर्मेशन कैसे जानना, जो लोग इस माउंटेनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी हमारे यूथ है, अगर वो इस समय आपको देख रहा है और लेकिन उनको नहीं पता है कि कैसे करना है, तो आप उन लोगों को क्या सजेशन करोगे? आप लोग कोई भी माउंटेनियरिंग करना चाहोगे तो जैसे कि दार्जिलिंग में HMI है, उत्तराखंड में नीम है, और सिक्किम में चमचे है IHCA, और जिम में भी है, जिमी है इंस्टीट्यूट का नाम। तो आप कहीं पर भी कर सकते हो अप्लाई। वेबसाइट में आपको, जैसे गूगल में आप जो भी नाम टाइप करोगे, इंस्टीट्यूट, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, आपको वो गूगल में इजीली मिल जाएगा, और वेबसाइट भी इजीली मिल जाएगा। वहीं से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और डेट्स लेना पड़ेगा। अब आजकल डेट्स मिलना बहुत मुश्किल है, कोर्स का डेट मिलना बहुत मुश्किल है, आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया, जो लोग भी इस माउंटेनियरिंग फील्ड में आना चाहता है, अभी तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग गूगल में सर्च करके किसी भी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला करके वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह लेकर यहाँ तक अगर सेलेक्ट हुआ तो हम ये प्रोसेस में जा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एक्साइटिंग सवाल करने वाली हूँ। तो जब आप माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब कर रही थी, उस समय क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ा, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा, वो बता दीजिएगा। पहले तो 1.5 months में बेस कैम्प में बीमार पड़ गई थी, वाज कफिंग, मैं बहुत खांस रही थी। और जब लास्ट का क्लाइंबिंग का, ऐसे तो लोड फेरी होते रहते हैं, हम लोग एक्लेमेटाइज के लिए कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 जाते रहते हैं, मगर तब मुझे इतना डेंजरस नहीं लगा था जब मैं फाइनल सबमिट के लिए गई थी। फाइनल सबमिट में जब मैं गई, हम लोग 2 बार वापस आ गए थे। एक बार कैंप 2 से 3 से वापस आ गए, और दूसरे बार कैंप येलो बैंड से, क्योंकि वेदर इतना ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना बर्फ़ होता तो हम लोग क्लाइंब कर सकते थे, मगर बर्फ़ नहीं होगा तो फिर सिर्फ विंड था। विंड में तो वी आर नॉट एबल टू डू इट एनीथिंग। सो हम लोग 2 बार वापस आ गए थे। और लास्ट में जब हम लोग गए थे कैंप 2 से ऊपर, कैंप 3 टोटली डिस्ट्रॉयड विद ये विंड की वजह से। पूरा एक भी टेंट नहीं था वहाँ पर बैठने के लिए। तो हम लोग कैंप 2 से डायरेक्ट साउथ कोल गए थे, कैंप 4। तो जब हम लोग सुबह निकले थे और अराउंड 5:30 साउथ कोल पहुँच गए थे। सुबह के 7 बजे कैंप 2 से निकले थे, तो उसके बाद 5:30 साउथ कोल में। बहुत लॉन्ग, जितना हाई ऑल्टीट्यूड में हम लोग जाते हैं उतना ही सांस लेने में और चलने में उतना ही दिक्कत होता है। वेयरएज हम लोग ने ऑक्सीजन यूज़ किया था, मगर हम लोग ने ठीक ठाक यूज़ किया था, इतना ज़्यादा भी नहीं। 4 पॉइंट में यूज़ किया था हम लोग ने। तो जब मैं पहुंची डायरेक्ट 4 पॉइंट में जाके 4 में नहीं, हम लोग कैंप 3 से यूज़ किया था ऑक्सीजन, मगर 4 पॉइंट में ऑक्सीजन 4 पॉइंट में यूज़ किया था। कोई कोई तो 5-6 भी यूज़ करता है। पहले 3.5, उसके बाद जितना ऊपर जाते हैं उतना ही बढ़ते जाते हैं। 4 तक यूज़ किया मैंने। तो जब मैं कैंप 4 पहुंची तो आई सी सो मेनी डेड बॉडीज़, क्योंकि अभी जो जब पहुंचे थे तो डेट वाज 1-2 शेरपास का डेथ हो गया था। तो डेड बॉडीज़ देखा। और वहाँ पर वन थिंग इज़, आप जैसे ब्लिंक करते हैं ना आँख, उतना तक भी वो विंड नहीं रुकता है। विंड साउथ कोल ही है, उसका नाम ही साउथ कोल। तो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी विंड नहीं रुकता है वहाँ पर। तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगी। बिफोर दैट मैंने ये
पैर का मेरा सर्जरी हुआ था नवंबर में 2020 में। तो बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे और मैंने बोला कि मुझे कॉल करना है नीचे। कॉल करना मतलब वॉकी टॉकी में, वॉकी टॉकी में भी नहीं मिलता आपको इट्स इजीली ये नेटवर्क ना, तो यू हैव टू सर्च। सिग्नल सर्च करना करते करते फिर मैं पहुंची एक साइड में, तो वहाँ जाके मैंने नीचे बताया कि इफ़ मैं मर गई तो मेरा डेड बॉडी मत लेके आना। पैसा बहुत लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोग इतना पीछे, मेरा बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है कि जो मेरा डेड बॉडी लेके 35 लाख और समथिंग खर्च करके लेके आ सकता है। सो आई सेड यहीं पर रहने देना, क्योंकि मैंने वहाँ पर लाइव मैंने कभी नहीं डेड बॉडी, कभी टिल एवरेस्ट मैंने कभी नहीं देखा था डेड बॉडी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, इन केस समथिंग हैपन टू मी आई विल डाई और सम। तो फिर हम लोग 9 बजे, उसी रात 9 बजे निकल गए क्लाइंबिंग के लिए। तो इट विल टेक लाइक सुबह रात के 9 बजे निकल के दूसरे दिन के रात के 9 बजे हम लोग कैंप 2 पहुंच गए थे क्लाइंबिंग करके। जब मैं क्लाइंबिंग कर रही थी एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि आई वाज अराउंड 3 o'clock, मैं आँख खोल के ही सो रही थी। मैं सपना देख रही थी मैं घर में हूँ और बहुत टफ है। लोग सो मेनी पीपल आजकल ऐसे जाते हैं कि एवरेस्ट क्लाइंब करना है, आई विल पे द मनी, आई विल गो क्लाइंब अप एंड आई विल कम डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रास्ता है वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ता तो बन जाता है, टफ मैं नहीं बोल सकती, मगर वहाँ पर जाके जब आप वो एक्सपीरियंस करते हो जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया ना, वहाँ पर कब विंड आके आपको उड़ा ले जाएगा, कब एवलेंस आपको कवर कर देगा, वो पता ही नहीं चलता है। इट इज़ वेरी टफ टू थिंक अबाउट एनीथिंग। यहाँ पर हम लोग इजीली आप सब मिल जाता है यहाँ पर, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। सोच के बाहर है। जब आप खुम्बू ग्लेशियर में पॉपकॉर्न एरिया में चलते हो, पॉपकॉर्न मीन्स वहाँ पर बड़ा बड़ा आइस का वो होता है पॉपकॉर्न टाइप का, तो नीचे में बहुत कम सा, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ सन वो मेल्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर पॉपकॉर्न जैसा होता है। आपको वही इसी के साइड से जाना पड़ता है। तो आप जब वो रास्ता में चल रहे होते हैं ना, तो यू कैन फील द डेथ, यू हैव टू रन। वहाँ पर आपको दौड़ना पड़ता है ना, तब आपको पता चलता है, क्योंकि यू हैव टू कैरी योर लगेज विथ यू। ऐसा नहीं है कि सम पीपल आर गोइंग, कुछ भी लेके नहीं जाता है वहाँ पर, मगर हम लोग को तो कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वी रिप्रेजेंट इंडिया दैट टाइम। आवर लीडर वाज के कुमार, तो हम लोग को तो कंपलसरी था। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कैरी विद अस, जैसे कैरेबिनरी हम लोग के पास 3 दिन था, एक्स्ट्रा रोप, बहुत सा चीज़ें हम लोग के पास बहुत एक्स्ट्रा था, तो हम लोग को कैरी करना ही पड़ता था। और उतना भारी लेके, जितना हाई ऑल्टीट्यूड में आप जाते हो, एक भी सामान आपको भारी हो जाता है, जैसे कि यह फ़ोन इज़ नथिंग नाउ डेज। सो आपको एक भी फ़ोन जेब में डालना पड़ेगा ना वहाँ पर, तो यू फील वेरी हैवी। तो जब पॉपकॉर्न में आप चलते हो या ग्लेशियर कैराब्रास में चलते हो, तो आपको पता चलेगा कि वो जीवन क्या बोलते हैं, लाइफ एंड डेथ का क्या है, यस, मृत्यु का वैल्यू क्या है। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। मैंने बोला कि जब मैंने फ़ोन किया था नीचे, मतलब वॉकी टॉकी में बात किया था, तो एवरीबडी इनकरेज मी, मनीता डोंट से लाइक दैट, ही विल कम बैक। मगर मुझे पता था कि आई सी सो मेनी डेड बॉडी राइट इन माई फ्रंट ऑफ माई आइज नो। सो आई थॉट लाइक ओ माई गॉड, मैं तो नहीं हो पाएगा शायद ना, क्योंकि तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था डेड बॉडी। जैसे कि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या प्रिपरेशन करता है ना, प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। सबसे ज़्यादा मेंटली ना बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है। और मेंटली क्यों बोलिए तो, ये जब आपको नींद लगता है ना, जब बहुत दिन चलने के बाद आप भूखे होते हो, यू आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, वहाँ पर बोलने से तो लोग बोलते हैं कि कैडबरी खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ऐसा कुछ भी, यू डोंट फील लाइक टू ईट एनीथिंग। आई ईट वाई सूप ओनली while going up to Everest Camp 4 में मैंने सिर्फ वाई सूप पिया, वो भी हम लोग शेयर करके, क्योंकि वी स्टे फॉर 1 night इन साउथ कोल। यस, सो ऐसे करके हम लोग का हो गया। while coming back it is very tough because जो क्लाइंबिंग करके नीचे आ रहा था 1 तारीख को, वो तो आगे चला गया। माई शेरपा वॉज कुक,
क्योंकि मेरा शेरपा लोग, हम लोग का शेरपा लोग जितना भी इंडियंस का वो था 12 लोग का, तो वो लोग वापस चला गया कैंप 2 से। तो वी डोंट हैव शेरपास देयर एट अ टाइम। सो मेरा तो कैंप 2 का कुक था, तो मैं उसके साथ आया। उसके साथ में आते आते मुझे पता चला कि हैव टू कैरी लॉट्स ऑफ सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। सो आई सेड हिम कि मैंने बोला उसको कि आप मुझे भी दे दो व्हाइल कमिंग डाउन। ऐसा नहीं होता है, सब लोग नीचे आने के लिए दौड़ते हैं, मगर आई एम नॉट, मुझे लगा कि ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग टू ना। उसका भी फर्स्ट टाइम था टुकटे शेरपा, मैं शेरपा नेम इज़ टुकटे शेरपा। तो मैंने बोला कि आप मुझे दे दो। उसने बोला कि आप ये सिलेंडर कैरी मत करो, आप मेरा टेंट कैरी कर दो। सो आई कैरी टेंट कवर, सो मैनी और मैंने बोला कि ऑक्सीजन डाल दिया उसने। तो वी रीच अराउंड 10 PM, नहीं रात का। सो इट विल टेक लाइक 5 बजे आप माउंट एवरेस्ट के चोटी पर आप पहुंच गए थे। रात के 9 बजे निकल के साउथ कोल से, कैंप 4 से निकल के 9 बजे निकल के 5 बजे पहुंच गए थे। फिर इट विल टेक लाइक, वहाँ पर थोड़ा विंडी था तो हम लोग वेट किया। वेट करते ऐसे बैठ के नहीं करना है वहाँ पर, यू हैव टू मूव योरसेल्फ, नहीं तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है ना। तो वेट किया तो क्लियर हुआ वेदर, तो वी टुक पिक्चर्स एंड ऑल। तो हम लोग वापस आ गए। व्हाइल कमिंग डाउन सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ पर टफ लगा, जब कैंप 3 के नीचे वॉल है, ब्लू आइस वॉल ना, वहाँ पर आने में बहुत टफ है। जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया ना, तो बहुत ही इमोशनल भी हो गई मैं, क्योंकि आपने बताया वहाँ रात पे आप आंखें ऐसे खुली रख के सो गई थी, अपने घर को याद कर रही थी। वो सुन के ना बहुत मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई। और मैं आपको एक और सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने ये प्रोसीजर जो बताया है, तो इसमें फाइनेंशियली भी हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ता होगा शायद। इसमें चढ़ने के लिए कितना इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, या फिर हमें कौन फंडिंग करता है, इसका भी कोई प्रोसीजर है तो आप बता सकते हैं? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ही होना पड़ता है, मगर आपको खुद क्लाइम करना है तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ही होना पड़ता है। जैसे कि हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, तो ऑल स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मुझे एज अ फाइनेंशियली असिस्ट भी किया था हम लोग की CM साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का CM साहब गोली साहब ने किया था। मेरे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कर दिया था, मैं सेलेक्ट भी हो गई थी एवरेस्ट में। आई वाज सो एक्साइटेड, बट एट द एंड आई डोंट हैव माय पॉकेट मनी for to buy my clothes, my trekking shoes, because I don't have nice shoes, trekking shoes. गवर्नमेंट ने तो दिया था, मगर कंफर्टेबल होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंफर्टेबल भी होना, तो आई नीड टू बाय शूज़, क्लोथ्स, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो यू नीड मनी फॉर दैट। सो इसमें हम लोग की गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का CM साहब ने मुझे सपोर्ट किया था मेरे पॉकेट मनी के लिए। जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अगर एक इंसान को माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने में एक बार में कितना कॉस्ट आता है? इट्स डिपेंड ऑन नेपाल कंपनीज नाउ डेज, क्योंकि आजकल बहुत कंपनी खोल गया है नेपाल में। तो सबसे सस्ता आई थिंक 25 लाख या 28 लाख हो सकता है, और सबसे महंगा 40 लाख तक हो सकता है। आजकल डिपेंड है, क्योंकि आजकल लोग बेस कैंप में बहुत फैसिलिटीज़ ढूंढते हैं, तो इसलिए दे आर पेइंग मोर देन व्हाट शुड बी देयर नो। तो अभी डिपेंड्स ऑन कंपनी, आई एम नॉट एबल टू से कि इतना लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो माउंट एवरेस्ट समिट करने के बाद नाउ आप कैसे फील कर रही हो? अभी आपका लाइफ कैसे चल रही है? लाइफ तो बहुत अच्छा चल रहा है। इट इज़, मेरा तो ऐसे भी पहले भी सिंपल लाइफ था। आई डू फार्मिंग एक्चुअली, पहले भी मैं फार्मिंग ही करती थी, तो अभी भी मैं फार्मिंग ही करती हूँ। और लोग बोलते हैं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मगर आई डोंट थिंक लाइक आई एम अ सेलिब्रिटी। काम तो सबको करना पड़ता है, तो आई एम हैप्पी विद इट। मैं जहाँ पर हूँ आई एम हैप्पी विद इट। अभी सब कुछ ठीक है अभी राइट नाउ। ये आपकी बातों में भी पता चलता है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हो। आपने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख चुकी हो, आप फिर भी आज इतना डाउन टू अर्थ हो के हमारे सामने बैठी हो, और इतना व्यस्तता समय के बावजूद भी आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच।